सेकंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट। कल मैंने तुमको मेमोरेंडम इवैल्यूएशन बताया था, क्वेश्चन भी बता दिया था उसका। अब मेमोरेंडम के अलावा इसमें एक पॉइंट और है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। इसको बोलते हैं अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। ये एक्चुअल में कर्मचारियों के हित के लिए रखा जाता है कि फर्म में या कंपनी में किसी कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो जाए तो उस फंड में से उसको कुछ राशि कंपनसेशन के रूप में यानी क्षतिपूर्ति के रूप में दे दी जाती है। ये जो राशि आती है ये लाभ हानि खाते से प्राप्त की जाती है, यानी हम एयरटेल से प्रति वर्ष एक राशि निकालते हैं लाभ में से और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल देते हैं, जिस प्रकार हम सामान्य संचय में निकालते हैं। सामान्य संचय सामान्य कार्यों के लिए होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन ये विशेष संचय यानी ये केवल इसी कार्य से संबंधित है, इसका उपयोग हम अन्य किसी कार्य में नहीं कर सकते, ये इसकी विशेषता है। अब इसका उपयोग केवल इस कार्य में होगा। अब मान लो आपके पास 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपकी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का कंपनसेशन फंड बना रखा है और आपको आवश्यकता कुछ नहीं हुई, कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आप रिवैल्यूएशन के या कैपिटल अकाउंट में एक ही बात, इस राशि को क्या करोगे आप? साझेदारों के, कौन है साझेदार? पुरानों को बांट दी जाएगी। यानी आपने 50,000 रुपये फंड करा रखे और आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी, तो इस राशि को 50,000 की राशि को पुराने साझेदारों में बांट देंगे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपकी बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का फंड है रखा हुआ है और इनमें से आपको 30,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपको कंपनसेशन के रूप में यानी क्षतिपूर्ति के रूप में कितना दिया है आपने? 30,000 देना है। तो शेष राशि कितनी बचेगी? 30,000 को पुराने साझेदारों में बांट दिया। यानी इसको 20,000। और तीसरी पोजीशन हो सकती है आपकी बैलेंस शीट में 50,000 और आपको आवश्यकता कितनी है? 7,000 रुपये की आवश्यकता है। थे कितने? आवश्यकता कितने की है? 60। तो 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन के ब्याज साइड से लिया जाएगा, साइड में लिखा है। हानि हो गई, मैं देने के साथ है हमारे पास 50,000 वहां से ले लेंगे रिवैल्यूएशन। तो 3 हो सकती है, यानी जितना है जितने की आवश्यकता पड़ सकती है, खत्म। राशि कम है, आवश्यकता ज्यादा की है, ले लेंगे। राशि ज्यादा है, आवश्यकता कम है, तो शेष राशि साझेदारों को बांट दी जाएगी। ये 3
जो भाग हैं इनको अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी मान लीजिए, अब मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है शायद। हाँ, इसमें रिवैल्यूएशन बताऊंगा। 18वां क्वेश्चन है, इसमें पढ़ देता हूँ। ए बी एक फर्म में 3:2 के लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी। एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, गुड्स, गुडविल और डिफरेंट रेवेन्यूज एक्सपेंसेस, यानी जो आयगत व्यय है उनका पैसा रोक लिया है, डिफरेंटेड। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, पीबीडी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको अपन बोलते हैं भविष्य निधि, बैंक लोन, P&L, जनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें वो कह रहा है वे C को 1/5 के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, यानी C नया साझेदार है, उसको 1/5 के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। C अपना पूरा हिस्सा किससे ले रहा है? A से ले रहे हैं। तो यहाँ एक नई चीज़ आ गई, यानी त्याग कौन कर रहा है? A। C अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए अनुपातिक पूंजी लाएगा। पूंजी निर्धारित नहीं है, इसलिए दूसरी चीज़ है इसकी पूंजी का भी निर्धारण करना पड़ेगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों के 10,000 के 2 वर्षों के किराए के बराबर होगा। यानी औसत लाभ कितना है? 10,000 का दुगना कितना है? 20,000 गुडविल हो गई। ऐसी संपत्ति रिवैल्यूएशन, ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ, वो 10,000 रुपये की थी, यानी हमने उसको पुस्तकों में लिखा ही नहीं। इसका मतलब हमारी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो गई, कितने की? 10,000 की। विनियोगों का मूल्यांकन 12,000 रुपये पर किया गया और वो इसी मूल्य पर A द्वारा ले लिया गया। यानी हमने जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे वो 10,000 रुपये के थे पुस्तकों में, जबकि उसका वास्तविक मूल्य कितना है? 12,000, यानी 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई। सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली, यानी जनरल रिजर्व में हम जो राशि है इसमें आपके 10,000 बांट देंगे 10,000 को, और उसमें से 5,000 साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। भवन के मूल्यों में 10% वृद्धि हो गई। मशीनरी का मूल्य 10% अधिक करना है, ज़्यादा करना है, और फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है। अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, ये हमारा मतलब हमारी हानि होती है। इसके बाद एकस्य का मूल्य 3,000 रुपये से कम करें, यानी जो पेटेंट हमारा पुस्तकों में देखा रखा है 6,000, उसका वास्तविक मूल्य 3,000 रुपये पर दिखाया, यानी 3,000 कम करेंगे तो 3 का रह जाएगा। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया, यानी हमारे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको 2,000 रुपये देना है क्षतिपूर्ति के रूप में। पूर्वदत्त बीमा 1,000 रुपये। ऋण जो बैंक ऋण ले रखा है उसका भुगतान नकद कर दिया जाएगा। लेनदारों में शामिल 4,000 के दायित्वों का भुगतान नहीं करना, ये हमारा लाभ हो जाएगा, यानी चुकाना नहीं है। डूबत ऋण 3,000 रुपये। स्कंद को यानी स्टॉक को 26,000 तक कम करें। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन। अच्छा रिवैल्यूएशन है, इससे ज़्यादा और रिवैल्यूएशन बढ़िया हो ही नहीं सकता।
सबसे पहले चलिए इसमें ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं है, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हमारी संपत्ति में वृद्धि हो गई बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। संपत्ति में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में लिखा जाएगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। विनियोगों का मूल्य 12,000 रुपये पर किया गया, यानी इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, कितने के हो गए 12 के, 2,000 की वृद्धि हो गई। इन्वेस्टमेंट 2,000। इसके बाद है सामान संचय की राशि, इसका इसे लेकर भवन के मूल्यों में 10% की वृद्धि की गई बाई बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग कितनी है आपकी, 1 लाख। 1 लाख का 10% यानी 10 लाख रुपए भवन के मूल्यों में बढ़ा दिया गया। मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है, मशीनरी बढ़ानी है बाई मशीनरी। आपकी पुस्तकों में मशीनरी 40,000 की है और 40 का 10% 4,000। फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है, ये कम करना है तो फर्नीचर का पुस्तकों में मूल्य 4,000, 4,000 का 10% 400। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी हमारा हानि है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लॉस हमेशा इधर आएंगे और ये है आपका 2,000। इसके बाद है पेटेंट का मूल्य 3,000। देखो आपकी पुस्तकों में पेटेंट 6,000 है, अब हमें 3 तक रखना है तो कम कितना हो गया 3। तो पेटेंट्स 3,000। इसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति के 2,000 रुपये का दायित्व होता है। हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कोई पैसा नहीं है और हमको क्षतिपूर्ति कितनी देनी है 2, तो 2 की हानि हो गई तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000। अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता और कितना होता ये देखना पड़ता। अगर 6,000 रुपये होता तो 2,000 रुपये हम ले लेते, 4 जो थे वो 7,000 रुपये बांट दिए जाते। आगे है पूर्वगत बीमा 1,000 रुपये बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 1,000। आउटस्टैंडिंग इधर, प्रीपेड इधर, ये ध्यान रखना। इसके बाद है लेनदारों में एक 4,000 रुपये का लेनदार है जिसका भुगतान नहीं करना, तो बाई क्रेडिटर्स फायदा हो गया हमें। इसके बाद है डूबल ऋण 3,000 रुपये। अब ध्यान दें 2PPD, आपकी पुस्तकों में पीपीडी की राशि है 2,000, यानी आपकी पुस्तकों में पीपीडी कितनी दे रखी है 2,000। आपका डूबल ऋण कितना है 3,000, कम कितना पड़ा 1,000, तो ये 1,000 वैल्यूएशन से ले लिया गया, यहाँ 1,000। देखो पीपीडी बनाया ही क्यों जाता है, डूबल ऋण की राशि को वसूल करने के लिए पीपीडी अकाउंट बनाया जाता है। ये मैंने आपको 11वीं में पढ़ाए थे। इसके बाद है स्टॉक को 26,000 पर मूल्यांकित किया। आपकी पुस्तकों में जो स्टॉक है वो 30 है और 26 करना है तो कितने कम हो गए 4। तो स्टॉक 4,000। अब हमको देखना है कि कौन सी साइड का योग ज्यादा है। ये ज्यादा लग रहा है
जोड़ो 0 0 4 2 6 7 7 4 11 31,000 में से घटा दो 0 0 6 1 3 3 6 2 8 8 9 9 4 13 13 8 21,000 18,600 रुपये की हानि हो गई, वो सॉरी लाभ हो गया। और 18,600 रुपये को टू पार्टनर्स कैपिटल रेशो क्या है इनका 3:2 ये और 18,600 को 3:2 बांटेंगे। $11,160 और 7,440 ये आपका रिलेशन। अब अपन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे या देख लो और इसको उतार देना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए सबसे पहले आती है पुरानी पूंजी। ए और बी की पुरानी पूंजी है बाई बैलेंस बीडी। ए की 1 लाख और बी की 80,000। एक एक चीज लेनी है अपन को। इसके बाद है पी&एल में 20,000 रुपये बांट दो उनको भाई। पी&एल 3:2 में बटेंगे 12,000 और 8,000 12,30,000। इसके बाद है पी&एल के बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में कह रखा है कि बांट दो और फिर बांटने के बाद जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये 10,000 बांट दिए 6,000 और 4,000। इसमें से आधी राशि निकालनी तो टू कैश यानी जनरल रिजर्व की राशि निकाली 6,000 के इसमें 3 निकाल लिए और इसमें 2 निकाल लिए। ठीक आगे आ जाओ। इसके बाद आ जाओ आपकी पुस्तकों में 15,000 रुपये का गुडविल का खाता खुला हुआ है, इसको बंद करो। टू गुडविल ये मैं कल भी बताया था। ठीक है, तो 9,000 और 6,000। लेखा मानक 10 और 26 के अनुसार यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया जाएगा पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात। इसके बाद डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसको भी बांट दो। डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये आपका 5,000 का है, तो 5,000 का हो गया आपका 3,000
इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए गए? टू इन्वेस्टमेंट ए ने कितने ले लिए? 12,000। अब आ गया आपका गुडविल की राशि, सॉरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन। इसका था 11,660 और इसका था 7,440। 160 11,100। अब यहाँ तक नए साझा का निवेश नहीं दिया, अब दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो गुडविल की राशि जो लेके आएगा, जो गुडविल दे, गुडविल कितनी है? 10,000 के 2 वर्षों के क्रय के बराबर, यानी गुडविल 10,000, 2 वर्षों का मतलब 20,000। 20,000 में सी का हिस्सा 20,000 इंटू 1/5 कितनी हुई गुडविल? ये कौन दे देगा? ए दे देगा, क्योंकि क्या कौन कर रहा है? ए। तो केवल ए को 4,000 रुपये गुडविल के मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण चीज है, सी की पूंजी कितनी होगी? तो ये ए और बी की पूंजी के ऊपर निर्धारित करता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाई कैश। ये कितनी लेकर आएगा? इससे पहले हम ए और बी, इसमें मैंने तुमको पूंजी का समायोजन बताया था। पूंजी के समायोजन में 3 चीज बताई थी। जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुरानों की पूंजी का निर्धारण किया जाए, और दूसरा था पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर करना है। तो पुरानों की जरूरत कितनी है? 0, 6, 1, 6 को 8, 9, 9, 4, 13, 1, 2, 3, 1,33,160, 0, 4, 4, 8, 15, 4, 19, 99,440, 1,33,160, 99,440। टू बैलेंस इसकी पूंजी निकालो। 0, 6, 1, 9, 3, 12, 12, 15, 16, 17, 17 और 6, 23, 17 की 2, 2, 1, 3, 1,06,160 तो होगी एक। इसकी 0, 4, 4, 6 को 8, 8 और 10, 10, 10, 9, 19, 89,440। इन दोनों की पूंजी के आधार पर इसकी पूंजी का निर्धारण करना है। तो कैसे? देखो, ए की पूंजी 1,06,160, बी की पूंजी 89,440, 0, 0, 4, 6, 9, 6, 15, 8, 9, 1,95,600। अब इनके अनुपात का उल्टा, इनका अनुपात कितना है? 5/4। 4/5 बचा था 1/5 देने के बाद, तो उल्टा कितना हो जाएगा? 5/4। नए साझेदार का 1/5, 5 में 5 गए, 4 4 चौको 16, 16 बचे 3, 3 5 35, 832, 32 के बाद बचे 30, 936 और 48,900। ये किसकी पूंजी होगी? सी की। तो सी कितना लेकर आएगा कैश? 48,900 रुपये लेकर आएगा। इसकी पूंजी 48,900, 48,900, 48,000। यह आपका यह अकाउंट है। अब इसकी बची है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको कोई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल कैश जो उसमें बदली है वो मैं बाद में बता दूँगा। चलिए इसको
कल से मैं तीसरा चैप्टर चालू कराऊंगा, जब तक आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। अब अगला जो चैप्टर हम सोमवार को लेंगे, यानी सोमवार को अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो सोमवार को तो अपन वैसे भी वो करेंगे, ऑनलाइन होगा, तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं।